अमीर देवरानी की महल, गरीब जेठानी की झोपड़ी में पहली रसोई। एक कमरे में मनोरमा अपने छोटे बेटे से कहती है, बेटा देखो, तुम्हारा बड़ा भाई कुछ नहीं करता, बस आवारागर्दी ही करता है। उसे घर की किसी भी चीजों से कोई मतलब ही नहीं है और मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो माँ, आप मुझे ये सब क्यों बता रही हो? इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने तुम दोनों के लिए लड़की देखी और दोनों लड़कियां एक ही परिवार से हैं और बहुत अमीर खानदान से हैं। माँ, बड़े भैया तो कुछ करते ही नहीं हैं। इतने अमीर खानदान की लड़की बड़े भैया के साथ कैसे रहेगी? तुम चिंता मत करो, मैं जानती हूँ वो यहाँ खुशी से रहेंगी। तुम्हारा भाई वैसे तो कुछ करना चाहता नहीं है, लेकिन जब अमीर पत्नी की जायदाद दौलत आएगी तो किसी न किसी काम में उसे रुचि करने के लिए मिल ही जाएगी। मनोरमा अपने छोटे बेटे से ऐसे ही ये सारी बातें कर रही होती है। उसी वक्त घर का सबसे बड़ा बेटा आकाश सारी बातें बाहर दरवाजे के पास से सुन लेता है। मतलब मुझे ये लोग इतना बुरा समझते हैं? अरे मुझे कहीं काम नहीं मिल रहा तो इसमें मेरी क्या गलती है? लेकिन मैं माँ का ये प्लान चौपट करके ही रहूंगा। मैं उनकी मर्जी से शादी नहीं करूंगा। मुझे कोई घमंडी अमीर लड़की अपनी जिंदगी में नहीं चाहिए। आकाश ऐसा कहकर वहां से चला जाता है, जिसके बाद आकाश एक नदी किनारे जाकर उदासी भरे चेहरे से बैठ जाता है। सारा दिन आकाश नदी किनारे बैठकर गुजार लेता है और शाम को वापस घर आता है। घर आने के बाद मनोरमा उसे बहुत सारी बातें सुनाती है। हर बार तुम अपनी मनमानी करते हो, लेकिन इस बार तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी। मैंने तुम दोनों के लिए लड़की देखी है, तुम्हें वहां पर शादी करनी ही होगी। माँ, ऐसा मत कहो। मैं ऐसी लड़की से शादी नहीं करना चाहता जिसके एहसान तले मैं जिंदगी भर दबता ही चला जाऊं। जिंदगी में कोई अच्छा काम तो किया नहीं है, कम से कम ये काम तो अच्छे से कर ही लेना, नहीं तो फिर तुम जानते हो। मनोरमा ऐसा कहकर अपने कमरे में गुस्से से चली जाती है, जिसके बाद आकाश खाने की टेबल पर बेमन से खाना खाकर उठ जाता है। वह सारी रात सोचता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और धीरे धीरे उन दोनों की शादी का दिन आ जाता है। शादी वाले दिन आकाश कहीं गायब हो जाता है। माँ, भैया का कहीं अता पता नहीं है। पता नहीं भैया कहाँ गए हैं। जिस बात का मुझे डर था आखिर वही हुआ। इस लड़के ने तो मेरी नाक ही कटवा दी, मनहूस कहीं का। कहीं मर ही जाए तो ही अच्छा होगा। मनोरमा के पास और कोई चारा नहीं था। वह अपने छोटे बेटे की बारात लेकर धूमधाम से अमीर बहू के मायके पहुंचती है। मैं आप लोगों से माफी मांगना चाहती हूँ। बड़ा बेटा कहीं गायब हो गया, उसका कोई अता पता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपने छोटे बेटे को यहाँ लेकर आई हूँ। कम से कम मेरे छोटे बेटे की तो शादी होनी चाहिए। मनोरमा बहुत हाथ जोड़ती है, तब जाकर अमीर बहू के पिता उसके बेटे से अपनी बेटी की शादी करवाने के लिए तैयार होते हैं। इधर श्वेता की शादी राहुल से हो जाती है और वह शादी करके श्वेता को अपने साथ अपने घर ले आते हैं। गाड़ी को घर के बाहर क्यों रोका हुआ है? अभी तक घर के अंदर क्यों नहीं जा रहे हम लोग? माँ, तुम्हारे गृह प्रवेश के लिए इंतजाम कर रही हैं। बस थोड़ी सी देर की बात है। राहुल इतना कहकर गाड़ी में ही बैठा रहता है। थोड़ी देर में मनोरमा घर के दरवाजे से गाड़ी की तरफ इशारा करती है, जिसके बाद राहुल श्वेता को गाड़ी से उतारता है और घर की चौखट पर ले आता है, जहां पर मनोरमा श्वेता की आरती उतार रही होती है। उसी वक्त आकाश एक गरीब लड़की से शादी करके उसे शादी के जोड़े में घर पर लेकर आता है। दरवाजे पर सभी के साथ उनका आमना सामना होता है। आकाश, तू कहाँ था? ये लड़की कौन है जिसे तू अपने साथ लेकर आया है? माँ, ये आज से मेरी पत्नी है। इसका नाम सलोनी है। ये क्या पागलपंती है? ऐसा नहीं हो सकता। माँ, मैंने आपको कहा था ना, मुझे आपकी पसंद की अमीर लड़की से शादी नहीं करनी। मैं सलोनी से शादी करके उसके साथ खुश रह लूंगा। वो गरीब है, मुझे समझेगी। अगर मैंने तुझे अपनी कोख से जन्म ना दिया होता ना, तो तुझे अभी धक्के मारकर इस घर से निकाल देती। लेकिन अब क्या करूं, है तो तू मेरा ही खून, इसलिए तू इस घर के अंदर नहीं आएगा। तुझे इस घर के बाहर झोपड़ी में ही रहना होगा। मनोरमा की ये सारी बातें सुनकर आकाश और सलोनी का चेहरा उतर जाता है और इधर मनोरमा बहुत प्यार और प्रेम से अपनी अमीर बहू और छोटे बेटे का गृह प्रवेश करके उनका स्वागत करती है। क्या बात है, ससुराल के पहले दिन पर ही मैंने इतना बड़ा ड्रामा देख लिया। अच्छा किया माँ जी ने जो उस गरीब फटीचर को घर के बाहर झोपड़ी में जगह दी रहने के लिए। वैसे भी वो मेरा मुकाबला नहीं कर सकती। मैं अपने ससुराल से कितना कुछ लेकर आई हूँ, फ्रिज, एसी, कूलर, साथ में वॉशिंग मशीन और ओवन भी लेकर आई हूँ। बहू, तुम थक गई होगी, तुम अपने कमरे में जाकर आराम कर सकती हो। उसके बाद हम तुम्हारी शादी के बाद की रस्में शुरू करेंगे। हाँ, मैं भी आपसे बस यही कहना चाहती थी।
मनोरमा श्वेता को खुद ही उसके कमरे में छोड़कर आती है। ऐसे मनोरमा अपनी छोटी बहू को तो बहुत प्यार प्रेम से रखती है, लेकिन सलोनी की तरफ देखना भी पसंद नहीं करती। इधर सलोनी घर के बाहर टूटी फूटी झोपड़ी की हालत देखकर हैरान हो जाती है, लेकिन वो बहुत समझदार थी। वह झोपड़ी की अच्छे से साफ सफाई करती है और झोपड़ी के बाहर ही एक मिट्टी का चूल्हा भी बना लेती है। तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार तो हो गई हो, लेकिन तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। कोई मुझसे शादी ही नहीं करना चाहता था, क्योंकि मैं बहुत गरीब थी। आपने मुझसे शादी कर ली और मेरा घर बसा दिया। मुझे इसके अलावा आपसे और कुछ नहीं चाहिए। सलोनी की बात सुनकर आकाश को बहुत संतुष्टि होती है, जिसके बाद वह काम ढूंढने के लिए निकल जाता है और इधर सारा समय बेचारी सलोनी को घर के कामकाज में ही निकल जाते हैं। बेचारी जेठानी जी, गरीबों के साथ उसे और भी गरीबी झेलनी पड़ रही है। श्वेता अपनी खिड़की से सलोनी को देखकर ये सब अपने आप से कह रही होती है कि तभी मनोरमा उसके कमरे में आती है। सुनो बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई की रस्म है, चलो आ जाओ, तुम्हें रसोई दिखा देती हूँ। मनोरमा बहुत प्यार से श्वेता को रसोई में लेकर जाती है, जहाँ श्वेता रसोई को देखकर अपनी सास मनोरमा से कहती है, ये कैसी रसोई है माँ जी, ना यहाँ पर आपने ओवन रखा हुआ है, ना आपने फ्रिज रखा हुआ है, ना इलेक्ट्रॉनिक गैस है। मैं अपनी पहली रसोई की रस्म तभी कर सकती हूँ जब मेरे दहेज का सारा सामान इस रसोई में फिट हो जाएगा। अच्छा बहू, चलो कोई बात नहीं, मैं राहुल से कहकर पूरी रसोई को सेट करवा देती हूँ तुम्हारे हिसाब से। मनोरमा राहुल से कहकर पूरी रसोई को उसके मुताबिक सेट करवा देती है। अब रसोई के अंदर इलेक्ट्रॉनिक गैस है, ओवन है, फ्रिज है, जूस और कॉफी बनाने की मशीन भी है। इतना सब कुछ होने के बाद भी श्वेता अपनी पहली रसोई की रस्म में कुछ भी खास अच्छा नहीं बना पाती, क्योंकि उसने अपने मायके में कुछ बनाना सीखा ही नहीं था। वह ओवन में पिज्जा बना देती है, इलेक्ट्रॉनिक गैस पर मैगी बनाकर तैयार कर देती है। इधर दूसरी तरफ सलोनी अपनी पहली रसोई की रस्म में मिट्टी के चूल्हे पर खस्ता कचौड़ी बनाती है, मटर पनीर की सब्जी बनाती है और साथ में रायता भी। क्या बात है सलोनी, तुमने तो बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया है। इतना स्वादिष्ट खाना मैंने जिंदगी में कभी नहीं खाया। ये मेरी पहली रसोई की रस्म थी और मुझे आपको खुश करना था, बस इसलिए। यहाँ सलोनी और आकाश स्वादिष्ट खाने का आनंद उठा रहे होते हैं, तो वहाँ खाने की टेबल पर कॉफी, मैगी और पिज्जा देखकर मनोरमा हैरान रह जाती है। ऐसे खाने की तो मैंने कभी उम्मीद ही नहीं की थी, लेकिन जब तुमने अच्छा खाना बनाया ही नहीं तो इतने स्वादिष्ट खाने की खुशबू कहाँ से आ रही है? ये खाने की खुशबू बाहर झोपड़ी से आ रही है। भाभी ने बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया है। राहुल खाने पर से उठकर अपनी भाभी की झोपड़ी के घर में चला जाता है और वहां बैठकर अपनी भाभी के खाने का आनंद उठाता है। अब रोजाना सलोनी स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना बनाती है और यहाँ श्वेता इतनी अच्छी फैसिलिटीज होने के बाद भी कुछ भी ढंग का नहीं बना पाती। वो जो भी बनाने की कोशिश करती वो जल भुन जाता। मनोरमा अमीर बहू से थक जाती है। छोटी बहू, तुम रहने दो, मैं ही खाना बना लेती हूँ। मनोरमा रसोई में रोजाना सुबह शाम खुद ही खाना बनाने लगती है और जब रसोई में श्वेता का खाना बनाने का समय आता तो कोई भी मन से खाना नहीं खाता। वहीं रोजाना मनोरमा अपनी बड़ी गरीब बहू के हाथों के बने लजीज खाने के लिए तरसने लगती है। भले ही सलोनी गरीब परिवार से है, लेकिन वो बहुत अच्छा खाना बनाती है। काश कि सलोनी के हाथों जैसा हुनर श्वेता के अंदर होता तो ज्यादा अच्छा होता। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। सुबह शाम खाना बनाते बनाते मनोरमा की तबीयत खराब होने लगती है। ऊपर से श्वेता को उसकी तबीयत से जरा भी फर्क नहीं पड़ता। वो सारा समय अपने फोन में ही बिताने लगती है। कुछ खाने का मन होता तो वो बाहर से ऑर्डर कर लेती है। जब सलोनी को अपनी सास की तबीयत का पता चलता है तो वो उसकी देखरेख करने के लिए उसके पास चली आती है और अपने हाथों का स्वादिष्ट हेल्दी खाना बनाकर मनोरमा को खिलाती है। कुछ दिन बाद मनोरमा की तबीयत दुरुस्त हो जाती है। बड़ी बहू, तुमने अपने हाथों के खाने से मेरी तबीयत बिल्कुल तरोताजा तंदुरुस्त कर दी है। आज तुम्हारी वजह से मैं अच्छा फील कर रही हूँ। मैंने तुम्हारी बहुत बेइज्जती की थी, लेकिन अब नहीं। मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। माँ जी, मुझे आपकी कहीं किसी भी बात का बुरा नहीं लगा। आपको उस वक्त जैसा ठीक लगा आपने कह दिया, और इंसान के गुस्से में कहीं बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए। सलोनी के इतना बोलते ही मनोरमा उसे गले से लगा लेती है, जिसके बाद मनोरमा अपने घर में अपनी बड़ी बहू की पहली रसोई की रस्म दोबारा करवाती है। अब सलोनी सभी के लिए बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती है। इसी के चलते सभी के मन मुटाव खत्म हो जाते हैं और आकाश को बहुत अच्छी कंपनी में नौकरी भी मिल जाती है। अब सब कुछ ठीक हो जाता है और इस तरह इस कहानी का अंत सुखद होता है। अक्सर जो सास होती है वह दहेज के लालच में, पैसे के लालच में बहू में भेदभाव करती हैं। जो बहू ज्यादा दहेज लाई है या अमीर घर से आई है उसको ज्यादा तवज्जो देते हैं। तो आपको क्या लगता है, ऐसा करना सही है? अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारी ऐसी ही शानदार कहानियों को
देखते रहे।